हम दक्षिण अमेरिका के यात्रा पर हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से ये चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारे श्रमण संस्कृति के क्या सबूत, क्या साक्ष्य हैं, क्या एविडेंसेस हैं। बहुत अभी पिछले 5-10 सालों के अंदर एक विशेष करके डीएनए की जांच की गई है और एक साइंटिफिक एविडेंसेस निकालने की कोशिश की कि ये मायान्स जो लोग थे, वो लोग कौन थे। मैंने तो वैसे आपको बताया ही था कि माया संस्कृति के लोग वस्तुतः हकीकत में तो वो एशिया से ही रवाना हुए थे, लेकिन वो बहुत पहले जो लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम एलजीएम की बात मैं कर रहा था, जो लगभग 20,000 वर्ष पहले की बात है। तो भगवान ऋषभ देव के फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, उनके जो संत और बाद के तीर्थंकरों के संत, उनके जो शिष्य हैं, तो इत्यादि सब जगह पूरे विश्व के अंदर ऑल ओवर द 6 कॉन्टिनेंट्स घूम रहे थे और उस समय केवल एक ही धर्म था। ये मैं नहीं कह रहा अकेला, ये साइंस आपके सामने जो स्लाइड है, वो स्लाइड भी बता रही है कि जो मायन्स जो लोग थे, उनका डीएनए वस्तुतः वही डीएनए था जो एशिया से लोग आए थे और वही लोग थे। अर्थ ये कहने का कि वो जो साथ में न केवल एक सामाजिक संस्कृति या अपने कलाएँ इत्यादि लेके आए थे, बल्कि अपना एक धर्म लेके आए थे और वो धर्म एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम और ज़्यादा तीक्ष्णता, टैलेंट के साथ में उभरता गया और आज उसके अंतिम सोपान में अपन ये बात करने वाले। ये रिसर्च पेपर से लिया हुआ है और रिसर्च पेपर खुद कह रहा है कि विशेष करके जो मायन्स जो साउथ अमेरिका में, जिनके पिछले कई दिनों से मैं आपको बातें कर रहा हूँ, जैसे कि इट्ज़ा की बात है या उससे पहले आर्शियन जो लोग थे, तो उनकी बात की अपनों ने, प्री क्लासिक की बात की, क्लासिक की बात की और पोस्ट क्लासिक की भी बात की। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स जो है प्री कोलंबियन टाइम से लेकर के पोस्ट कोलंबियन तक के अंदर जो बेसिकली जो चीजें हैं, तो वो एशिया से विशेष करके जो बात कही थी कि अढ़ाई द्वीप का वहां पर जो हिस्सा है यानी साउथ, और जिस हमारे ग्रेटर इंडिया की बात कही थी, उसमें से निकल करके वो लोग आए थे। मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था, ये लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि आज भी अगर इस समय भी हम अपने आप को जो जैन कहते हैं, श्रमण संस्कृति का जो मुख्य हिस्सा है, हम लोग अभी भी उतने टैलेंटेड, धर्म को जानने वाले नहीं हैं जितने ये लोग। मैंने आपको कहा ही था, पिछली बार बताया था कि पेलेंक का जो मंदिर है, पेलेंक का मंदिर जो है वो ऊर्ध्वलोक से कनेक्शन के संबंधित बताया। वो बनाया इसीलिए था। अब आज से 5,000 वर्ष पहले तक स्वधर्म इंद्र आ ही रहा होगा, क्योंकि उसके बाद तो हमारे कई सारे तीर्थंकर और जो रहे, तो उस समय भी आता ही था। जैसे कि अभिषेक, अब तीर्थंकर के अभिषेक के लिए जो पांडुक शिला पे अभिषेक कराया जाता है पहला, तो वो उसके लिए जन्म के समय, तो कहने का कि ये जो इतनी सारी सीढ़ियां बनाई हैं, या मैंने आपको बताया था कि कुकुलैंड का जो मंदिर जो है, वो जो ओमनी डायरेक्शनल है, चारों दिशा में है और हर एक दिशा में उसकी 91 सीढ़ी है, 91 सीढ़ी। और 91 91 इंटू 4 अगर करें तो आपका कितना होता है? 364 होता है। प्लस ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है जहां से आचार्य बैठ करके और प्रवचन देते थे, दैट इज 365। दैट व्हाट काइंड ऑफ सम कैलकुलेशन मैथमेटिक्स उनके हर चीज के अंदर रहती थी। मैं पहले भी कह चुका हूं, दे वर रियली वेरी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स, दे वर ग्रेट मैथमेटिशियन। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जब वो वहां से रवाना हुए, तो वो साथ में धर्म लाए, तो उस धर्म का एक एक अंश, एक एक चीज
उनको अच्छी तरह से पता थी, जो हमको आज भी और ना हमारे अभी वर्तमान के साधुओं को अच्छी तरह से पता। मुझे थोड़ा-सा ये बात कहना आप सबके सामने रखना आवश्यक भी है, क्योंकि वो धर्म के स्वाध्याय के अंदर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आगमों की बात नहीं करके दूसरी बातें जो हैं, जिनकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, और लोग, यंग लोग जो हैं, वो उस प्राचीन आगम के अंदर साइंस क्या है, क्यों ये सब किया हुआ था, उसको जानना चाहते हैं, वो उसके बारे में बात नहीं करते। आप देखिए कि ये ऊर्ध्वलोक की बात अगर उन्होंने कही, तब उस समय, क्योंकि बाद में सेकंड टाइम जब मैं गया तो उस समय तो निर्मल जी वगैरह नहीं थे। मेरे दिमाग में जब सेकंड टाइम गया, फिजिक्स डिपार्टमेंट में जा रहा था मैं लेक्चर्स देने, तो एक बात थी कि जब ऊर्ध्वलोक की बात कही होगी, तो अधोलोक की बात तो उन्होंने बनाई ही होगी। और अगर उन्होंने अधोलोक की बनाई होगी, तो ऐसे सिग्नेचर्स, ऐसे साक्ष्य, ऐसे एविडेंसेस भी होंगे ही होंगे। और उसी के संदर्भ में मैंने केव्स जो होती हैं, गुफाएँ जहाँ हमारे साधु अक्सर रहा करते थे, तो आप देखिए कि पानी के अंदर, यानी पहाड़ों के नीचे पानी और पानी के वहाँ पर गुफाएँ, और उस पानी के नीचे तक मंदिर बनाना, ये तो बहुत सचमुच में हिम्मत का काम, टैलेंट का, प्रतिभा का काम है। वही जो बिरला हो वही कर सकता है ऐसा काम। और ऐसे कई, एक नहीं, कई सारी गुफाएँ जब स्टडी की, तो कई सारी गुफाओं के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। तो विशेष करके जब मेक्सिको गया, मेक्सिको यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत कुछ नई बातें उस समय बताई। आप देखिए कि ये गुफा जो है, इस गुफा को अब तो लोग विजिटर्स देखने के लिए जाते हैं, लेकिन दिस इज सम काइंड ऑफ एन इंडिकेटर कि वो ये दिखाना चाहते थे कि इसके नीचे अधोलोक के लिए सीढ़ियां हैं। तो इसका मतलब ये कि वो लोग, देवर नॉलेजेबल, उनको बहुत ज्ञानी थे कि अधोलोक के बारे में भी हमें बात करनी है, उसका भी मंदिर बनाना है, या उसका अधोलोक में जाने की ये जो स्टेप्स हैं, उसके बारे में भी जो है ज्ञान होना चाहिए, और उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आप देखिए कि ये पानी है, गुफा के अंदर है अपन अभी, एंड दिस पीपल वर सो मच नॉलेजेबल कि वो वहाँ पर जो है अलग-अलग तरीके से नीचे कंस्ट्रक्शन, ज़मीन में उन्हीं मटेरियल से, उसी मटेरियल से कंस्ट्रक्शन किया, जो मटेरियल नीचे अवेलेबल था। और वहाँ पर यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड, आप सब आश्चर्यचकित होंगे, चाहे आप मेरी पिछली स्लाइड में देखो या यहाँ देखो, तो जो वक्त के साथ में, समय के साथ, हजारों साल, लाखों साल के अंदर जो कैल्शियम, जो कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो जैसे हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, वो अंदर जो बन जाते हैं, उन्हीं के पीसेस लेकर के, जिसको अपन आजकल कहते हैं ना, प्रस्फुटित क्रिस्टल के जो है बहुत महंगी मूर्तियां हैं वगैरह, तो वो उसी का उपयोग करके और वहां पर उन्होंने बनाना शुरू की। तो वन ऑफ दैट जो है, इज़्ज़ा के अंदर जो ये बना हुआ है, तो मायान की अपनी जो वहाँ पर पॉट्स वगैरह, बर्तन, क्योंकि अभी तो वो सभ्यता समाप्त हुई, तो वहाँ जो रुइन्स हैं, वो रुइन्स, वो अवशेष, वो उनकी सब जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट थे और कितने नॉलेजेबल थे। तो मैं आपको थोड़ा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि ये जो पानी है, आप देख रहे हैं सामने से जो है, ऊपर से पानी आ रहा है और गुफ़ा का पहाड़ के अंदर से, और वहाँ से जो है वो अ, अंदर आने का रास्ता था। नेशनल ज्योग्राफिक, क्योंकि एक्सकेवेटेड, इसकी कोई खोज भी नहीं की थी। किसी को नहीं पता था कि पानी के अंदर, और ये केवल अभी पिछले 50 से 70 सालों के अंदर ही खोज, नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने जब बताया, तब मेक्सिको वालों की आंखें खुली कि माया के टाइम की जो है वो गुफाएं हैं, और उसके अंदर अभी भी अवशेष। अब पिछले 50-60 सालों से आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस इसकी खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन विशेष करके ये वाली जो आ, है, जो बैलिस के अंदर, मैंने आपको पहले भी बैलिस की कई सारी चीजें बताई थी कि बैलिस और इज्जा के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग, प्री क्लासिक से लेकर के पोस्ट क्लासिक तक थे। तो उनका कहना था कि ये सैक्रेड, यानी जो है वो हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय जो है,
वो केव है। आखिर इस केव में ऐसा क्या होता था वहाँ? उस केव में जब लोग गए और तब पता लगाया, तो कहा कि अरे! अंदर तो जाने के लिए जो है, पूरा का पूरा एक रास्ता है और सेवरल किलोमीटर्स। ये आदमी भी, जो माइनिंग का आदमी एक्सपर्ट है, उसको उतारा गया। फिर भी वो जा कर के जितना जा सका, और उस तब जा कर के उसने जो एविडेंसेस और रिसर्च पेपर में जो लिखी हुई है, तो वो ये स्पष्ट रूप से कहती हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से ऊर्ध्वलोक के साथ में मनुष्य लोक का यानी मायंस का संबंध था, रिश्ता था, उसी तरह से शायद अधोलोक के बारे में भी। अर्थात ये कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहां से कर्म सिद्धांत के बारे में जो बात कही, तो उस कर्म सिद्धांत का ऊर्ध्वलोक के साथ कनेक्शन एज वेल एज अधोलोक के साथ कनेक्शन होता है। ये उनको बातें सब अच्छी तरह से पता थी, एंड अकॉर्डिंगली दे कंस्ट्रक्टेड ऑल द साइट्स। मैं आपको म्यूजियम में ले चलता हूं, क्योंकि अधोलोक से संबंधित मेरे पास लगभग, सेकेंड टाइम में गया तो 500 से अधिक फोटोग्राफ्स हैं, कई सारे एविडेंसेस हैं। मैं आपको विशेष करके ये बता देना भी चाहूंगा कि मैंने इतने 1.5 महीने से जो व्याख्यान दे रहा हूं, वो मेरे पास जो कलेक्शन है उसका 1% ही आपको बता पा रहा हूं। मैं उससे ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बताने लगूंगा तो पता नहीं कितने साल इसी लेक्चर्स में निकल जाए। लेकिन मैं आपको विशेष करके ये जो एक शहर है, उसका नाम है ती ओलेहू आकान करके, वो उसके अंदर जो एक टेम्पल बनाया है, जो फीदर्ड सरपेंट, जो मैंने आपसे कहा था कि पर वाला जो नाग है, उसका उन्होंने पूरा का पूरा जो है रिप्रोडक्शन किया है। तो वो रिप्रोडक्शन की हुई चीज उन्होंने वहां पे नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर रखा हुआ है। एंड आई विल सिंसियरली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि जब कभी जाएं तो आप इस नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज द म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, मैक्सिको में जो है, ग्वाटेमाला में है, और पेरू में जो है, जरूर देखें। और आप अप्रिशिएट करें कि हमारे पूर्वज हमसे कितने हजार गुना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग, आज हम कहां से कहां आ चुके। मेरे पास कोई एक साधन नहीं था, और मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आई वुड लाइक टू सी द पिरामिड ऑफ द मून, क्योंकि पिरामिड ऑफ द सन पे तो जा गए थे, लेकिन पिरामिड ऑफ द मून पे जाने के लिए बहुत मुश्किल था। तो आई वाज प्रोवाइडेड, और उसी तेलोडू का कौन के अंदर, जहां पर ये पिरामिड ऑफ द मून, चंद्रमा का जो मंदिर कहिए, तो वो बना हुआ है। आई होप यू ऑल कैन सी। लेकिन मैं आप सबका ध्यान ये दिखाना चाहता हूं कि इसके चारों तरफ देखिए आप, कितनी विशाल सभ्यता, पूरा का पूरा ये एक बड़ा शहर था, जो अब केवल एक शमशान की तरह है। जहाँ विरासत है हमारी जो है, वो कोई सुनसान पड़ी हुई है, कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। और यहाँ पर पिरामिड ही पिरामिड, मंदिर ही मंदिर, हजारों की तादाद के अंदर यहाँ लोग रहते थे। और यहीं से मून का जो पिरामिड है, तो चंद्रमा की ऑब्जर्वेशंस यहीं से सत्य मानी जाती थी और यहाँ से ली जाती। मैं आपको वहाँ म्यूजियम के अंदर ये एक, जिसको कहना चाहिए कि स्टोन ऑफ टेजोक जो है, एक चक्र कहूँ, तो ये चक्र रखा हुआ है। इसके दोनों मीनिंग है, कहे गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने मुझे जो मीनिंग बताए, तो उनका तो कहना था कि ये तब बनाया जाता था कि जब वो किसी एक राज्य को जीतती थी सेना, तो जीतने के बाद में उसका एक एक हिस्सा इसके ऊपर जोड़ा जाता था। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जो मैंने आपको पहले सन डायल बताया था, सूर्य यंत्र बताया था, लगभग ये भी उसके जैसा ही है। इसमें भी 8 अलग-अलग तरह के वो चीज़ें दिखाई हुई हैं, एरोज़ वगैरह, और रंग वगैरह जो कहना चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराना बना हुआ है। और इसको एस्ट्रोनॉमिकल जो है, कैलेंडर की कैलकुलेशंस के लिए उपयोग होता था। ये भी एक दूसरा व्यू है, दृष्टिकोण है। तो मैं अगर जब डिवाइड करूं आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियंस एज वेल एज द
हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार हैं, उनकी ओपिनियंस एज़ वेल एज़ द माया के जो लोग हैं, जिनसे हमने ग्वाटेमाला में बात की, मेक्सिको में बात की, तो वो उनका अधिकतर जो है 60 टू 70% लोगों का कहना ये है कि दिस वाज़ सम काइंड ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच वाज़ यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ये उनका मानना था एंड मायंस वर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। मायंस लोग केवल जो मैंने बताया कि भगवान ऋषभदेव ने जो 6 कलाएँ, जो 6 शिक्षाएँ दी थी, तो आप देखिए कि अस्सी, मासी और कृषि ये 3 तो कलाएँ थी मुख्य, लेकिन वाणिज्य, व्यापार और शिल्प जो यानी आर्किटेक्चर या कहिए कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अलग-अलग तरह की, तो ये कॉटन के कपड़े बहुत हालाँकि ये प्री क्लासिक का या क्लासिक का नहीं होकर के पोस्ट क्लासिक के अंदर है और ये जो है मालिन्यचे करके हुड्डी गाँव है, उस गाँव के अंदर लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? सिर्फ़ इसलिए कि ये एक टेक्सटाइल फैब्रिक है, उसके अंदर वो लोग एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल जो फैब्रिक है, उसके साथ मोम जो वैक्स होता है, उसका उपयोग और साथ में गोल्ड का थ्रेड, यानी आज से लगभग 2000 वर्ष पहले सोने के तार का उपयोग करना ये पहली बार इस विश्व में माया के लोगों ने ही शुरू किया। सोने के तार और चांदी के तारों से कपड़े बनाना, कॉटन के कपड़े बनाना और उसके ऊपर वैक्स का उपयोग करके शिल्प यानी चित्रकारी करना, कलर देना, ये सब उन्हीं का ही काम था एंड दैट वाज़ सम काइंड ऑफ ए कहना चाहिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और ये सब टेक्नोलॉजी कोई वहाँ से स्पेनिश का इन्फ्लुएंस हुआ, उसके बाद भी ये चलती रही और आज भी इवन एज़ ऑफ नाउ वहाँ ये जो है फैब्रिक बहुत मशहूर होते हैं और लोग उनको खरीदने जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऊर्ध्वलोक अधोलोक दोनों के बारे में जो कर्म सिद्धांत की बात करने का जो है, तो उन्होंने एक यंत्र बना करके रखा हुआ है। ये म्यूज़ियम में टूट गया है। इट इज़ नॉट फुल क्योंकि जो डायल है, द डायल ऑफ डेथ कहिए या हम कहें कि हमारे जो साधु लोग जो होते हैं, वो संलेखना ले लेते हैं। तो वो उनका कहना है कि दिस डायल रिप्रेजेंट्स द थ्योरी ऑफ कर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। ये कर्म सिद्धांत को रेफर कर मनुष्य अलग-अलग कर्मों की जो स्टेप्स हैं उसके अंदर घूमता रहता है, लेकिन अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है, अगर उसके खराब कर्म हैं तो वो नीचे की ओर जाता है, दैट इज अधोलोक। सो दिस रिप्रेजेंट्स सम काइंड ऑफ ए कार्मिक साइकिल कर्म का, जिसको उन्होंने तो ये कहा कि दिस इज अ डिस्क ऑफ डेथ, डेथ का या मृत्यु का भगवान है वगैरह इत्यादि वगैरह। लेकिन ये सब लोग स्पेनिश लोगों ने आकर के पूरा जो कल्चर ट्रेडिशन उसकी जो लैंग्वेज क्योंकि उनको समझ में नहीं आई, उन्होंने बिगाड़ करके अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन दे करके उन्होंने नया कर दिया। इट इज एक्चुअली आई सिंसियरली अप्रिशिएट आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत का काम करके और पार्टिकुलरली पिछले 100 सालों से 50 साल से 100 साल के अंदर पिछले 2000 सालों से 5000 साल तक की जो हिस्ट्री निकाली और साइंटिस्ट्स का आभार करता हूँ कि उन्होंने आज से लगभग 25,000 साल तक का जो डीएनए है उसका टेस्ट करके ये बहुत बड़ी अभी जो है खोज करके हमको बताया कि मायंस वर डेफिनेटली the community which came from Asia। मैं आपको दोनों चीजें इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये जो है, जो मैंने आपको बताया कि तेलुकान का जो मंदिर वहां पर है, तो वहां पर दोनों ही मंदिर, सूर्य का मंदिर भी है, द टेम्पल ऑफ द सन जिसको कहना चाहिए, और पिरामिड ऑफ द सन एंड पिरामिड ऑफ द मून। मून की साइड पे हम लोग जा ही नहीं पाए और सन वाली साइट पे हम जा पाए और मैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को लेके ही गया था और उन्होंने ही बताया था कि क्योंकि उसमें उस समय तक मैं लगभग 10 से 20 लेक्चर्स श्रवण संस्कृति के दे चुका था वहाँ
पेरू के अंदर और मेक्सिको के अंदर। वो समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब जाके उन्होंने जब उसको पढ़ा और समझा, तब वो इंटरप्रिटेशन उस टर्म्स में करने लगे, शायद तो भी दे वर यूजिंग कि शायद ये आपके बहुत काम का होगा। क्योंकि यहीं से ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक की बातें होती हैं एंड इसी से ही कैलेंडर बनते थे, इसी से ही बिल्डिंग्स की डिज़ाइन होती थी। यहाँ तक कि कोई गाँव बनाना हो, शहर बनाना हो, तो ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पे ही सारा काम। मैं इसी जगह का, ये इसी शहर का जो है, आप देखिए कि उन्होंने, माया के जो लोग थे, तो उन्होंने एक भित्ति चित्र जो बोलते हैं ना, अपना मुराल जो होता है या मॉडल जो है, तो मुराल और मॉडल जो है, वो पूरा का पूरा, और वहाँ अलग-अलग तरह के उन्होंने कई चीज़ें जो है, वो गोल्ड की कोटिंग करके जो बनती है, वो भी बनाई है। बाद में अभी गवर्नमेंट ने मॉडल्स भी बना के रखे हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो वो आप देखिए कि ये अगर अभी आप देखें, तो ये ऐसा लगता है ना कि जैसे नीचे वाला मॉडल में कि हमारे जैसे कुछ शिखर, जैसे आप सम्मेद शिखर जी में जाओ, तो हमारी जो टोंक होती है, तो दिस इज़ मॉडल ऑफ कोर्स, बट बाय एंड लार्ज इन द माइंड आप थोड़ी-सी देर के लिए आँखें बंद करके कल्पना करिए कि लगभग उस तरह की चीज़ें, तो पूरा का पूरा गाँव जो है, तो मैं उस आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत नमन करता हूँ, जिसको मैंने कई सारी चीज़ें जैनिज़्म दिखाई दी, तो उसने फिर मुझे ये म्यूज़ियम के अंदर ले जाके दिखाया कि डू यू वांट टू से समथिंग लाइक दिस, ये ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। तब मुझे लगा कि हाँ, इस जो है तिहो तिहोन आकन जो गाँव था, वो सचमुच में पूरा का पूरा एक तरह से जैनों का गाँव था या जैनों का शहर था। वहाँ पर कई तरह के, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो नेचुरल फोर्सेस जो हैं, प्राकृतिक जितनी शक्तियाँ हैं, उनको पूजा जाता था। वो किसी ज्योतिष में या गलत अफ़वाह वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। दे वर बिलीविंग इन नेचुरल फोर्सेस एंड दे वर बिलीविंग कंप्लीटली इन साइंस बेस्ड एजेंडास। और वहाँ पर इस तरह से एक जो है तेंदुआ जैसे होता है जगुआर, उसके शेप का जो है वो जानवर जो बनाया उन्होंने, और वो वहाँ पे नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मेक्सिको में जो है वहाँ रखा हुआ है। बाकायदा ये जो है, और ये वहाँ आगे ही आगे जो है, जैसे अपन एंटर करते हैं तो वहाँ पर उसी से ही लगना शुरू हो जाता है। वहाँ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि हमको लगता है कि हम शायद श्रमण संस्कृति के प्राचीन इतिहास के झरोखे में प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर एक्चुअली कैलेंडर बनाने का अपना एक पुराना बहुत बढ़िया तरीका था। वो 13 स्वर्ग मानने वाली एक तरह की पूरी एक संस्था थी। मायांस में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के लोग, और अलग-अलग जो है वो उन्होंने कोड्स जो है बना रखे। बट समहाउ एक चीज़ जो कॉमन थी, वो ये कि देवता जितने थे, जिनको अपन कह सकते हैं रक्षक देव जो हैं, वो लगभग सब कॉमन के कॉमन ही थे। और उन्होंने कोडेक्स बना रखा था, और वो मानते थे कि 13 महीने हैं और हर हर महीना 20 दिन का होता है। सो इट वाज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 13/20 और 260 डेज़ का वो 1 वर्ष मानते थे, और बाकी 105 दिन वो अलग तरह से कैलकुलेशन करके रखते। देयर वर मैनी स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ की हैं कैलेंडर के ऊपर, लोगों ने समझा भी है, क्योंकि वो जो भाषा यूज़ की गई थी, उस भाषा को समझना इतना आसान भी नहीं। उनका अपना नंबरिंग करने का एक अलग सिस्टम। वहाँ पर कितने कोडेक्स हुए, तो वहाँ से पता लगा कि लगभग 4 तरह के कोडेक्स हैं, और उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग 13/20 का मानते थे, तो कुछ लोग मानते थे 18/20, यानी 18 महीने मानते थे, और 20 दिन का 1 महीना होता था, वो दोनों जगह कॉमन था। और वो 18 इंटू 20 360, और 5 डेज जो है वो अलग, यानी जिसको कहते हैं ना एडजस्टमेंट, उसके लिए रखते थे। फिर भी उनकी कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज, चाहे वो सन के लिए हो या मून के लिए हो, वो इतनी प्रिसाइज होती थी। आज भी हम लोग पंचांग के अंदर
आगे पीछे करते रहते हैं, फिर भी बराबर नहीं बैठ। मैं आपको थोड़ा-सा, हालाँकि मुझे साथियों आपको इसके माया के कैलेंडर पे एक अलग से 1 या 2 व्याख्यान बनते हैं, वो देने चाहिए, लेकिन अपन उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आपको जब समझाने लगूँगा तो उसके अंदर काफ़ी ऐसी तरह की चीज़ें हैं, जो शायद मुझे भी आपको समझाने में अभी समस्या आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप माया के कैलेंडर्स को समझने की कोशिश करें, उनके कोड सिस्टम्स को समझने की कोशिश करें। टोटल 4 तरह के कोड थे, जो वहाँ पर बहुत प्रचलित हैं, और मैंने खुद ने जो ओरिजिनल ग्वाटेमाला के अंदर उनके म्यूज़ियम में जो रखे हुए हैं, जो बहुत ही सैकड़ों हज़ारों पेजेज़ उसके अंदर हैं, और उन पेजों के अंदर रंग-बिरंगी जो चित्र बने हुए हैं, तो उसको अगर आप जैसे अपन फीट के अंदर नापें, तो मतलब कई सारे फीट उसके अंदर समा जाएँ, इतने बड़े-बड़े हैं। तो एक ड्रेशन कोडेक्स है, एक जो है मैड्रिड कोडेक्स है, पेरिस कोडेक्स है, और एक कोडेक्स ऑफ माया जो जो मेक्सिको में रहते थे, जिसमें अपन कहते हैं ना, मैंने कई बार आपको बताया, एज़टेक जो है, एज़ेडटीईसी, वो बाद वाली सभ्यता थी, और उसमें क्लासिक और पोस्ट क्लासिक के अंदर काफ़ी टैलेंटेड, और बाद में भित्ति चित्र बनाना, अ, क्राफ्ट की जो है, इसके बाद ये हमारे धर्म की जो है, उन चीज़ों की आकृतियाँ बनाना, इसके बाद सारे शास्त्रों से संबंधित उसको कंस्ट्रक्शन करके बनाना, ये सब काम जो है धीरे-धीरे बढ़ते चले गए थे। सो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स, और उसके अंदर अलग-अलग सिस्टम मतलब जो है ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो मैट्रिक सिस्टम। मैं हर जगह, मुझे ये थोड़ा आश्चर्य है कि मैं पूरे साउथ अमेरिका में इतनी जगह गया, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी, जो धर्मेंद्र जिसको मैंने कहा, और पद्मावती जिसको मैंने आपसे कहा भी था कि वायु का देव और प्रोटेक्शन जो देवी है, तो ये एक नक्काशी पत्थर के ऊपर की हुई, ये क्लासिक पीरियड की है। और पोस्ट क्लासिक, क्लासिक आपको पता ही है कि मैंने आपको पोस्ट क्लासिक तो मैंने बताया था आपको, जो 250 टू 900 के अंदर, और 250 एडी से पहले का जो है बीसी, उसके अंदर वो क्लासिक पीरियड के अंदर, तो ये उस समय उनको पत्थरों पे बनाना आ गया। लेकिन जैसे-जैसे वो पोस्ट क्लासिक में गए, ओहो! इतना ज़्यादा अच्छी तरह से उनके अंदर आर्ट वर्क आ गया था, शिल्प कला इतनी अच्छी तरह से आ गई थी कि हम सोच भी नहीं सकते। हम आज भी राणकपुर के मंदिर जो देखते हैं वहाँ इंडिया के अंदर, तो वो हम कहते हैं कि अरे क्या गजब का है! लेकिन मैं तो आपको आज से लगभग 1500 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि ये नक्काशी का एक महत्वपूर्ण नमूना आज भी वहाँ पर रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं, और वो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ही ग्रैन्युलर जो है, महात्म्य जो अपन कहते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस जिस देवी का है, तो उस देवी को उन्होंने समर्पित करके ये बना के रखा हुआ है। इट इज़ कंप्लीटली ऑन द स्टोन, और उसपे कार्विंग करके ये बनाया हुआ है। सो आई मीन व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, कि उनका इस देवी के लिए जो है, कुलुकुलन की देवी के लिए कितना समर्पण था। वो जो पवन देव जो है, उसके लिए कितना समर्पण था, ये उनकी आर्ट और क्राफ्ट के अंदर हमको दिखाई दे। मैं आपको ये जो है, लग तो ऐसा रहा है ना कि जो हाथी की सूंड का दृश्य बनाया हुआ है, तो लेकिन ये जो है, एक तरह से गॉड ऑफ रेन, वर्षा जो बारिश होती है, उसके लिए ये उन्होंने भित्ति चित्र पूरा पूरा पत्थर पे कार्विंग करके ये बनाया है, एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ रेन। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जितनी नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे बादल हैं, बारिश है, मतलब तेज सूर्य है, चंद्रमा है, प्रकाश है, लाइट इल्यूमिनेशन है, इसको हम अपने शब्दों में पृथ्वी वगैरह जो है, हम जितनों को मानते हैं कि आकाश जो है वो जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, वनस्पति, तो वो हर एक को जो है, उसको देव मान करके उसकी पूजा करते। आई वाज़ रियली अमेज़्ड इनसाइड द म्यूज़ियम, जब मैंने इस वाले को, स्टेला को जब वहाँ देखा,
ये रिप्रोडक्शन किया गया हो स्कल्पचर का, जो एक्चुअली डिवाइन वुमन, एक देवी है, एक देवी है, और उस देवी की ये अलग से पूजा, मैंने उसका कई बार उनसे नाम जानने की कोशिश की कि ये क्या कुलुकुलन के लिए, कि नहीं, 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 दिस इज़ अ डिफरेंट वुमन गॉडेस। लेकिन उनको शायद नाम नहीं पता था कि ये जोपोटल करके जो गाँव है, वहाँ पे ये था, इसको यहाँ पे रखा है। उनका लेकिन एक चीज़ कहना था कि ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो समूह है, वो आकर के इसकी पूजा करता था, और ऊपर का जो हिस्सा है, वो हर गाँव के अंदर एक कहना चाहिए नग्न हिस्सा रखते थे। तो पहले मैं बहुत देर तक कन्फ्यूज़ होता रहा। बहुत दिनों तक कन्फ्यूज़ होता रहा कि ये किसी पुरुष के लिए ऊपर का हिस्सा नग्न बताना की बात कर रहे हैं, या, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, नहीं, कि वो डिवाइन जो वुमन है, तो उसकी कई जगह तो फुल स्कैपुलर जो है मूर्ति होती है, कई जगह उसको जो है अलग से नग्न अवस्था में भी बताया गया। मैं एक नई जगह आपको लेके जाना, और ये जो नई जगह है इसका नाम है जैना। अब ये जैन से नॉर्थ अमेरिका वाला जैना नहीं है, ये जैना हमारा अपना श्रमण संस्कृति का जैना है, जो साउथ अमेरिका में और आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स जो हैं, वहाँ पर ये देव और देवी की पूजा वहाँ पर होती है। जैना आइलैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, यद्यपि चूँकि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसकी वजह से स्पेनिश ने इसको तहस-नहस कर डाला। प्री कोलंबियन टाइम से प्री कोलंबियन टाइम से साथियों, मुझे इस बात का गर्व है कि वहाँ पर जो है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कर्म सिद्धांत के आधार पर पूरा का पूरा धर्म चलता है। मैं हमेशा कर्म सिद्धांत का, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा का बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ, कि वही सबसे बड़ा एक सिद्धांत भगवान ने ऐसा दिया कि जिसके आधार पर हर घटना को, हर स्थिति को समझा जा सकता है। हमारे चाहे बुरियल यानी फ्यूनरल, उन जो चर्च वाले लोग हैं वो तो बरियल ही बोलेंगे, लेकिन बेसिकली समाधि वगैरह के लिए, तो वहाँ पर प्री कोलंबियन टाइम से ये जैना जो आइलैंड है, इस पर, वहाँ पर ले जाकर के समाधि की सारी व्यवस्थाएँ ज़्यादा, पता ही नहीं चला था इस साइट के बारे में। सबसे बड़ी दुःख की बात तो ये है, केवल 60 साल पहले ही जैना के बारे में पता चला, और तब अब जब पता लगा, तब कई सारे देशों के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो जा कर के अब उसकी खोज कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग कि ये क्या चीज़ थी। तो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर जो है कई तरह के जो अब जो बचे हैं, वर्तमान में तो कुछ प्लाज़ा जो कह सकते हैं, या बॉल कार्ट वगैरह बची हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से कहना चाहिए कि संलेखना के बाद में, या जो लोग लेना चाहते थे, समाधि की व्यवस्था इत्यादि यहाँ की जाती। ये वहाँ का एक पुरुष कहो, महिला कहो, या राजा कहो या रानी कहो, लेकिन उसकी जो आकृति बना करके उसको रखना, तो ये वहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई है। बट दिस बिलॉन्ग्स टू द दोज़ जैना आइलैंड। जैना आइलैंड, जैसा मैंने ये आपको बताया नक्शे में, कि यहाँ पर जो है, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे था, तो वहाँ नेचुरल आइलैंड के साथ-साथ में आर्टिफिशियल आइलैंड्स, और आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स बनाए, तो वो जो हम कहते हैं ना कि हीरे पन्ने वाले जो चीज़ें थी, उसके पेबल्स, उसके बड़े-बड़े टुकड़े तो उस तरह से बना करके, और वो, या मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ, समय हो रहा है लेकिन, कि जिस तरह से राम को जो लंका तक जाना था, और जो पत्थर फेंके गए थे समुंदर के अंदर हनुमान जी वगैरह ने, तो तैर रहे थे या इत्यादि। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे, लेकिन सॉलिड सॉलिड स्टोन, बट ऑफ वेरी प्रीशियस, हाई वैल्यूज़ के जो हैं, उसको लगा करके और वो आइलैंड्स बनाए थे, जो मेन चैना आइलैंड्स को जा करके कनेक्ट करता। दिस इज़ द रियल ब्यूटी, कि वहाँ जाके, और वो एक रास्ता था ताकि वहाँ पर विशेष करके हमारे जो आचार्य हैं, साधु हैं, उनको ले जा करके उनकी समाधि की व्यवस्था उस अच्छी जगह पे की जा सके। तो वो
आकाश भी देखना चाहते थे, जल भी रखना चाहते थे, धरती के साथ भी संपर्क रखना चाहते थे, वायु के साथ भी संपर्क। तो वो जगह उनको शायद बहुत उचित लगी होगी। इस पे मेरी कोई अभी ज़्यादा स्टडी मेरी भी नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी-अभी पता लगा था, जब हम लोग वापस रिटर्न हो रहे थे, तो मैं खाली जो है आर्कियोलॉजिस्ट से ही केवल बात करके आपके सामने रख रहा हूँ। बट आई हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस। आई वुड डेफिनिटली इन माय नेक्स्ट विजिट आई वुड लाइक टू अंडरटेक विजिट टू दिस अ, जेना आइलैंड्स। म्यूजियम के अंदर आप देखें कि हर तरह की स्थिति को भी बताया गया। जैसे एक वुमन अगर प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी उन्होंने आकृति बना करके, और ये भी सॉलिड स्टोन के अंदर, बहुत ही उसके अंदर बना करके, यानी और उसको वहाँ पर रखा है, तो वहीं पर ही पुरुष को तपस्या के टाइम पे वो कैसे बैठता है वगैरह, वो भी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देखें कि आर्कियोलॉजिस्ट और एक साइंटिस्ट या एक जैन धर्म का आदमी हो, तो उसमें कैसी विषमता आ जाती है। एक आदमी ने मेरे से कहा कि ये सर, आपको पता है ये क्या स्टैच्यू है? कि ये जो है एक रेसलर है, युद्ध करने की कला वाला आदमी है, और ये रेसलर का रखा हुआ है। मैंने सोचा कि आई शुड टेक एन इंटरव्यू इन दिस म्यूजियम इटसेल्फ। लगभग मैं 50 लोगों से पूछूं। उस समय बाबूजी मेरे साथ थे, निर्मल जी सेठी साहब थे मेरे साथ में कि राजमल जी, क्या क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये तो लग ही रहा है कि अपने किसी साधु का, तो वो जो योगा की अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं, तो योगा का पोस्चर हो सकता है। बट देन व्हेन आई आस्क्ड मोस्ट ऑफ द, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ ही यही था कि ये रेसलर का है, इसलिए लोग यही कहते थे। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वो रेसलर का जो नीचे का टैग लिखा हुआ था, उसको उल्टा घुमा दिया, पीछे कर दिया, और फिर लोगों से पूछा तो कहा, हाँ, ये ही इज़ अ न्यूड मैन, नेकेड आदमी है, और कुछ चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ हो सकता है कि दिस में बी ए परफॉर्मेंस, ये भी लोगों ने कहा कि वो अपना कोई पोस्चर हो, कोई योगास हो सकती है, एक्सरसाइज कर रहा हो, तो दिस माइट बी पॉसिबल। तो ये एक वहाँ पे रखी हुई है। आई थिंक यू शुड गो एंड विजिट ऑल दिस थिंग। मैं अंत में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में जो है, कितने ग्रेट ये आर्किटेक्ट थे। कोई गाँव बसाना हो, कोई घर बसाना हो, कोई पिरामिड बनाना हो, मंदिर बनाना हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, ये लोग पहले कितनी अच्छी तरह से स्टडी कर, और उस स्टडी के बाद में उसकी, जिसको अपन यहाँ कहते हैं ना, हमारे यहाँ रिव्यू प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी एक रिव्यू होता था और उसके बाद वो बनती। तो उस म्यूज़ियम के अंदर इसकी जो रियल रेप्लिका वहाँ बना कर के रखी है, कि ये कितने नॉलेजेबल थे, कि आज हमको अभी भी उनसे सीखने की ज़रूरत पड़ रही है कि कैसे बनाया जाए। इज़्ज़ा का जो मैंने बताया था, कुल-कुलैन का मंदिर, जो आपको समर सोल्स्टिस और इक्वेटर के टाइम पे कैसे उसकी शैडो पड़ती है। आज भी लोग जा-जा कर के वहाँ स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद वहाँ उस समय नहीं दिखाया, टाइम की कमी रहती है। तो अपन जिसकी कंसेप्ट है हमारे यहाँ दिव्य ध्वनि का, तो अगर उसी इज़्ज़ा के उस कुकुलैन के मंदिर के वहाँ पर आप जाइए, और अगर आप ताली बजाएँगे, तो 2 तरह की आवाज़ें आएँगी। एक, आप तो ताली बजा रहे हैं, व्हाटएवर हैंड क्लैपिंग आप कर रहे हैं, तो आपकी अपनी क्लैपिंग की आवाज़, लेकिन एक आवाज़ नेचर में से आएगी, नेचर में से आती है। और वहाँ पर जो है, कई जो कहना चाहिए, जो साउंड के इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए, वहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये ध्वनि कहाँ से आ रही। सो दैट दिव्य ध्वनि की जो बात होती है, तो वो वहाँ पर ऑलरेडी, और उसको तो अभी तक अ, भगवान की दया से जो है, उन्होंने स्पेनिश लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था। यद्यपि एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम जो डिजनरेशन हो रहा है, तो वो हो रहा है वहाँ पर। आप देखिए कि ये कितनी बारीकी से जो है उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट थी। ये मैंने वहाँ पर, जहाँ मेक्सिको के लाइव म्यूज़ियम में गया था, तो वहाँ रखा हुआ है। साथियों, आपको मैं समय ले चुका, थोड़ा ज़्यादा या हो चुका, तो मैं इसके साथ अपन जो है, साउथ अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका में जो माया संस्कृति के जो लोग थे, वो श्रमण संस्कृति के ही लोग थे। इसके
मैंने जितने पुरावे हो सकते थे, एविडेंसेस हो सकते थे, साक्ष्य हो सकते थे, आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हो सकते थे, वो सब आपके सामने रखे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे इस पूरे लेक्चर्स को एक-एक बार और आपके पास तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और सुनें, दूसरों को भी बताएँ। जितना जो है प्रचार-प्रसार जिनत्व के पथ का कर सकें, श्रमण संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर सकें, उतना करिए और साथ में आपसे ज़्यादा दूर नहीं है साउथ अमेरिका, आप वहाँ अवश्य जाइए और अब अपने हिसाब से श्रमण संस्कृति के जैन बन कर के और वहाँ पर उसको उस एंगल से भी देखिए, तो आपको पूरा जो है आनंद आएगा। यू ऑल आर माय एम्बेसडर्स। मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे एम्बेसडर्स हैं और मेरे इस जिनत्व का, मेरे जैन धर्म का, मेरी श्रमण संस्कृति का, मेरे भगवान महावीर के संदेशों का आप पूरे विश्व में प्रचार-प्रसार करें। थैंक यू वेरी मच।